नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मिडिल ईस्ट के जंग में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की एंट्री होने वाली है और एक ऐसी महाडील जिसने खाड़ी देशों के साथ में ट्रंप और अमेरिकी सेना के होश उड़ा दिए। पेंटागन का गेम ओवर होने वाला है और अमेरिकी फौज का बोरिया बिस्तर बंधना बिल्कुल तय है। अब समझिए, ईरान की जो एयरफोर्स है उसमें अब रूस का सबसे घातक, सबसे खतरनाक शिकारी शामिल होने जा रहा है। ये वो फाइटर जेट है जो अमेरिकी और इजरायली सेनाओं के लिए साक्षात काल साबित होगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि अगर यह हथियार ईरान के पास पहले होता तो अमेरिका और इजरायल 28 फरवरी को हमला करने की हिमाकत कभी नहीं कर पाते। याद रखिएगा, कुछ दिन पहले लीक हुए उन रूसी खुफिया दस्तावेजों को चीख चीख कर गवाही देते हुए नजर आ रहे थे कि पुतिन ईरान के पीछे चट्टान बनकर खड़े हैं। अब रूस ईरान का वो अभेद्य सुरक्षा कवच बन चुका है जिसे भेदना ट्रंप की सेना के लिए अब उसके बस की बात नहीं। और यही वजह है कि अमेरिकी नौसेना गल्फ ऑफ ओमान में ब्लॉकेट लगाकर तो बैठी है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसने का दम नहीं दिखा पा रही। तेहरान की सत्ता में मुश्तबा का बढ़ता कद और क्रेमलिन में बैठे पुतिन का इशारा, इस जोड़ी के कारण खाड़ी में ट्रंप बचे कुचे दिन गिनना शुरू कर चुके हैं। जंग के पहले दिन से लेकर आज तक पुतिन ने ईरान को सिर्फ कूटनीतिक कवच ही नहीं दिया, बल्कि अपनी सबसे संहारक सैन्य ताकत भी सौंप दी। कदम से कदम मिलाकर खड़ी रूस और ईरान की ये जुगलबंदी अब मिडिल ईस्ट से अमेरिका का नामो निशान मिटाने पर आमादा है। ट्रंप के लिए अल्टीमेटम साफ है कि या तो खाड़ी छोड़ दो या फिर पुतिन के इन घातक शिकारियों का सामना करो। बताएंगे आपको किस तरह से अब पुतिन और ईरान की जोड़ी अमेरिका और इजरायल की चिंता बढ़ा रही है। आखिर ऐसा क्या नया होने वाला है जो मिडिल ईस्ट को और भी ज्यादा घातक बनाता हुआ नजर आता है। अमेरिका से लेकर इजरायल तक डिफेंस एक्सपर्ट्स की रातें काली हो चुकी हैं। मिडिल ईस्ट के रण मैदान में एक ऐसा भूचाल आया जिसने पेंटागन के सारे नक्शे और डोनाल्ड ट्रंप की सारी रणनीतियों को फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। दुनिया जिसे अब तक सिर्फ एक क्षेत्रीय जंग समझ रही थी, उसमें महाबली व्लादिमीर पुतिन की सीधी और सबसे खतरनाक एंट्री हो चुकी है। एक ऐसी गुप्त डील, एक ऐसा समझौता जिसने खाड़ी देशों से अमेरिकी सेना और ट्रंप के साम्राज्य का बोरिया बिस्तर समेटने का डेथ वारंट जारी कर दिया है। तेहरान की सत्ता के नए पावर सेंटर मुश्तबा खामेनेई और क्रेमलिन के चाणक्य व्लादिमीर पुतिन ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसके सामने अमेरिका की सुपर पावर होने की हेकड़ी हवा हो गई। ईरान की एयरफोर्स में रूस का वो सबसे खतरनाक शिकारी विमान शामिल होने जा रहा है जिसकी सिर्फ दहाड़ सुनकर अमेरिकी पायलट्स के पसीने छूट जाते हैं। ये वो विमान है जो अमेरिकी ठिकानों पर मौत बनकर बरसने के लिए तैयार खड़ा है। रूस अपना वो सबसे खतरनाक फाइटर जेट सौंप रहा है जो हवा में अदृश्य रहकर दुश्मन का शिकार करता है। ये महज एक विमान नहीं समझिए, यह आसमान में उड़ता हुआ एक ऐसा किला है जो अमेरिकी F-35 और F-22 जैसे स्टील बर्ड्स को ढूंढ कर मार गिराने की क्षमता रखता है। मिलिट्री वॉच मैगजीन के एक सोर्स से ट्रंप के वजूद पर खतरे की आशंका आखिर क्यों जताई जा रही है, आइए आपको बताते हैं। समझिए, दरअसल जंग के बीच में ईरान को फाइटर जेट देने के लिए रूस तैयार है और रूस से ईरान को बहुत ही जल्द ही फाइटर जेट मिलने जा रहे हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। फाइटर जेट पर ईरान और रूस के बीच में बड़ा समझौता हुआ। 12 सुखोई 30 SM-2 फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता है और रूस से मिलने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट नए नहीं बल्कि पुराने होंगे। ईरान को कम उड़ान भरी हुई सेकेंड हैंड फाइटर जेट मिलेंगे। फाइटर जेट की डिलीवरी 2027 के मध्य से शुरू हो जाएगी। 2027 के अंत तक सभी 12 फाइटर जेट्स मिलने की उम्मीद है। ईरान को फाइटर जेट मिलने से यूएस इजरायल की टेंशन बढ़ी है, यह भी दावा एक तरह से किया जा रहा है। अब समझिए, ईरानी एयरफोर्स वर्तमान में दुनिया के सबसे पुराने फाइटर बेड़े में से एक का संचालन करती है और इसमें मुख्य रूप से 1970 के दशक में खरीदे गए वियतनाम युद्ध के समय के F-4DE और F-5EF फाइटर जेट शामिल हैं।
ईरानी एयरफोर्स सुखोई 30 SM-2 जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स के जरिए अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है। लेकिन सोचिए कि अगर रूस की ये महाशक्ति ईरान के पास कुछ महीनों पहले आ गई होती तो क्या अमेरिका और इजरायल मिलकर 28 फरवरी को ईरान पर हमला करने की हिम्मत भी जुटा पाते? जवाब है बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। रूसी सुरक्षा कवच ने अमेरिकी नौसेना को गल्फ ऑफ ओमान में बंधक बनाकर रख दिया। उनकी हिम्मत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एकदम से आगे बढ़ने की हो ही नहीं रही है। इस पूरे महायुद्ध की जो स्क्रिप्ट है, दरअसल ये आज की लिखी हुई नहीं है। इसके पीछे है महीनों की वो खामोश प्लानिंग, जिसका खुलासा तब हुआ जब रूस के बेहद संवेदनशील और खुफिया दस्तावेज लीक हो गए। और उन दस्तावेजों ने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि पुतिन सिर्फ ईरान के दोस्त नहीं हैं, बल्कि वो जंग की शुरुआत से ही तेहरान के सबसे बड़े मददगार, सबसे बड़े रणनीतिकार बनकर पीछे खड़े हैं। अब आपको मिलिट्री वॉच मैगजीन के सोर्स से रूसी सरकार के उस लीक दस्तावेज के बारे में बताते हैं, जिससे जानकर ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 के आखिर में रूसी सरकार के दस्तावेज लीक हुए और रूसी सरकार के लीक दस्तावेजों में ईरान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। बड़ा खुलासा क्या? रूस को ईरानी वायुसेना के अगर देखा जाए तो 48 सुखोई 35 फाइटर देने थे। अब 2022 में खुलासा हुआ कि ईरान ने एयरक्राफ्ट को एक तरह से उसका एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। कई रिपोर्ट्स में तो ईरानी रक्षा मंत्रालय का फाइटर जेट खरीदने का दावा भी होता हुआ नजर आता है। ये सोर्सेज हैं, ये उस रिपोर्ट का दावा है। लीक दस्तावेजों ने डोनाल्ड ट्रंप को यह समझने पर मजबूर कर दिया कि ईरान के खिलाफ लड़ा जा रहा है ये युद्ध दरअसल सीधे पुतिन के खिलाफ लड़ा जा रहा है। रूस और ईरान के फाइटर जेट डील के बाद अब ईरान की जो पहुंच है वो खाड़ी के हर उस कोने तक हो जाएगी जहां पर अमेरिकी सैनिक और उनके ठिकाने मौजूद हैं। और अगर ये हथियार 28 फरवरी से पहले ईरान के हैंगर में तैनात होते तो अमेरिका और इजरायल के लड़ाकू विमान ईरान की सीमा की तरफ देखने की हिमाकत तक नहीं करते। अब पुतिन ने ईरान को वो दांत और नाखून दे दिए जो खाड़ी में अमेरिकी सेनाओं के लिए साक्षात काल बनने वाले हैं। आपको ये भी बताते हैं रूस का आखिर वो कौन सा फाइटर जेट है जिस पर ईरान की अब नजर है और ईरान चाहता है कि उसको ये फाइटर जेट मिल जाए जिससे उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाए। ईरान के पास में दरअसल दशकों पुराने करीब 300 पुराने फाइटर जेट्स हैं। ईरान पुराने फाइटर जेट्स की जगह रूसी जेट लेना चाहता है। अब दावा ये किया जा रहा है कि सुखोई 30 SM-2 में AL-41F-1S इंजन का इस्तेमाल होता है और अगर सुखोई 35 की बात करें तो उसमें भी इसी इंजन का इस्तेमाल होता है। अगर दोनों के रखरखाव की बात करें या ऑपरेशन की बात करें तो उसमें भी काफी हद तक समानताएं हैं और ये दोनों ही सोवियत सुखोई 27 एयर सुपीरियरिटी फाइटर के बेहतर वर्जन माने जाते हैं। सुखोई 30 SM-2 की कीमत सुखोई 35 की तुलना में 40% कम है और सुखोई 30 SM-2 का जो रखरखाव है और जो संचालन है वो भी बहुत आसान है, काफी हद तक सिंपल है। वहीं SU 30 SM-2 फाइटर जेट्स के जो नए एडवांस फीचर्स की अगर बात करें तो उसमें कई ऐसे एडवांस फीचर्स हैं जो हैं ही नहीं। अब ये भी जान लीजिए कि रूस से जो फाइटर जेट चाहिए उसकी ताकत क्या है वो भी जरा जान लीजिए। दरअसल सुखोई की अगर बात करें तो उसकी ये एक बड़ी ताकत है। सुखोई 30 SM-2 मौजूदा सुखोई 30 SM का एक तरह से अपग्रेडेड वर्जन माना जाता है और इसमें नए एवियोनिक्स और हथियार हैं। सुखोई 30 SM एक अपग्रेडेड फाइटर है जिसे सुखोई ब्यूरो की सब कंपनी इरकुट ने तैयार किया है और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 2125 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और सुखोई 30 SM-2 की अगर बात की जाए तो कम ऊंचाई पर अधिकतम स्पीड 1350 है। सुखोई 30 SM की रेंज 3000 किलोमीटर, कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर की है। वही जेट में एयर टू एयर मिसाइलें शॉर्ट रेंज मिसाइल होती हैं। सुखोई 30 SM फाइटर जेट में अनगाइडेड रॉकेट और बम भी हैं। ईरान की जो एयरफोर्स है उसमें सुखोई 30 SM-2 शामिल हो गया तो अमेरिका का दबदबा खत्म होना तय है। आज की तारीख में
भौगोलिक स्थिति को अगर देखा जाए तो व्हाइट हाउस से बड़े बड़े दावे करने वाले डोनाल्ड ट्रंप की नौसेना कहां खड़ी है? अमेरिकी सेना गल्फ ऑफ ओमान में ब्लॉकेट लगाकर दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये ईरान को घेर रही है, लेकिन ये सिर्फ एक छलावा है। समझिए, हकीकत यह है कि अमेरिकी नौसेना के पास में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर घुसने का दम ही नहीं बचा, क्योंकि पुतिन ने ईरान के चारों तरफ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मिसाइल डिफेंस का भेदी सुरक्षा कवच बना दिया कि अगर कोई अमेरिकी जहाज हॉर्मुज की सीमा में दाखिल हुआ तो उसका समंदर की गहराइयों में दफन होना तय है। ट्रंप जानते हैं कि पुतिन के इस कवच को तोड़े बगैर आगे बढ़ना आत्मघाती होगा। मुश्तबा के इरादे और पुतिन के हथियार, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके खिलाफ ट्रंप के पास में कोई तोड़ नहीं। अमेरिका के थिंक टैंक हैरान है कि प्रतिबंधों के मार झेलने के बावजूद ये दोनों देश एक दूसरे की रीढ़ की हड्डी कैसे बन गए। रूस ने ईरान को अपनी सैन्य तकनीक दी तो ईरान ने रूस को ड्रोन और रीजनल सपोर्ट देकर अमेरिका के दो तरफा घेराबंदी के प्लान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका इजराइल जंग में रूस ईरान की मदद आखिर कर कैसे रहा है और क्यों अमेरिका की इतनी ज्यादा चिंता है। सैन्य तकनीक के लेन देन की अगर बात की जाए तो रूस ने ईरान को उन्नत ड्रोन भेजे हैं। ईरान और रूस में दो तरफा रिश्ता है। ईरान रूस को शाहिद ड्रोन देता है तो रूस ने कई हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम दिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान की मदद लगातार रूस करता रहा है। ईरान के खिलाफ कठोर प्रस्ताव वीटो का भी इस्तेमाल करने वाला देश रूस ही है। ईरान के लिए एक बड़ी कूटनीतिक सुरक्षा भी एक तरह से रूस की ही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो तेल का खेल है। चीन के साथ में मिलकर रूस ईरान के तेल को खरीदता है और तेल को रूस वैश्विक बाजार में पहुंचाने में मदद कर रहा है। तमाम प्रतिबंध हैं, उन प्रतिबंधों को चकमा देने के लिए विशेष टैंकर का उपयोग किया गया। कैस्पियन सागर से ईरान का तेल रूस तक लगातार पहुंच रहा है। अब खाड़ी में अमेरिकी दादागिरी के दिन गिने चुने रह गए हैं, मान के चलिए। ट्रंप चाहे कितनी भी बयानबाजी कर ले, चाहे कितने भी प्रतिबंध लगा दे, लेकिन जमीन पर हकीकत बदल रही है। अमेरिका अब मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ खो रहा है। सऊदी अरब से लेकर यूएई तक खाड़ी के देश अब ये बखूबी समझ चुके हैं कि सुपर पावर का तमगा बदलने वाला है। जब पुतिन का सुरक्षा कवच ईरान के साथ खड़ा हो तो अमेरिका के लिए वहां टिके रहना आर्थिक और सैन्य रूप से नामुमकिन हो जाएगा। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ दो देशों की नहीं है, वैश्विक महाशक्तियों का कुरुक्षेत्र है, जहां अमेरिका के पतन की शुरुआत हो चुकी है और रूस ईरान की इस महाडील ने इतिहास का रुख मोड़ दिया। ट्रंप के सामने दो रास्ते बचे हैं, या तो वो अपनी सेना को वापस बुलाए, अपनी इज्जत बचाए, या फिर पुतिन के इस चक्रव्यूह में फंसकर महाविनाश का गवाह बने। आखिर क्या होगा इस डील के बाद में? इसके क्या मायने हैं? किसकी चिंता बढ़ेगी, किसे राहत मिलेगी? हर एक पहलू जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको उनसे मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कैप्टन श्याम कुमार जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हैं, विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर अजिताभ सिंह जी भी मेरे साथ में मौजूद हैं। आप सभी का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। कैप्टन श्याम कुमार जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे कर लेती हूँ। रूस और ईरान की जो ये कहा जाए साझेदारी है, ये कोई नई नहीं है। लगातार हम देखते रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के इस पूरे तनाव के बीच, अमेरिका और इजराइल के इतने घातक प्रहारों के बीच में अगर ईरान तटस्थ है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी पावर है, जिसमें एक सबसे बड़ा नाम है ईरान का। अब ये जो आदान प्रदान हो रहा है सर, ये जो 12 जेट्स की बात हुई है, ये क्या मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदलने जा रहा है, ये पूरा ये इस डील के माध्यम से? धन्यवाद मेरा। जय हिंद। जय हिंद। शरण वरुणा। देखिए, ईरान को लगातार अपनी जो क्षमताएं हैं उनको बढ़ाना है और काफी मेहनत के साथ ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन की कैपेबिलिटी तो बढ़ाई, लेकिन सैंक्शंस के कारण और दूसरा तो जुझारूपन जो उनका अपना है कि वो इंडिजेनाइज करना चाहते हैं अपने एयरफोर्स को और चाहते हैं कि वो रेट्रोफिट करके मैक्सिमम जो के पुराने फाइटर्स हैं उन्हीं को यूज करें। तो कई लिमिटेशंस के साथ ईरान इतने दिनों से अपने मिलिट्री सिस्टम्स को अपग्रेड करने की कोशिश के बावजूद एक इस दिशा में उतना आगे नहीं बढ़ पाया जितना कि एक मॉडर्न देश को और उनके एयरफोर्स की फ्लीट को होना चाहिए। उस हिसाब से मान के चले तो हमने देखा कि जो 40 दिनों की लड़ाई हुई और पिछले 12 दिनों की पिछले साल जो हुई उसमें कोशिश की उसने लॉन्ग रेंज के अटैक्स के लिए उन्होंने मिसाइल्स का यूज किया, जबकि इजराइल ने लैंड बेस्ड या फिर रिफ्यूलर के साथ अपने फाइटर एयरक्राफ्ट यूज किए और अमेरिका ने भी सेम टैक्टिक्स बनाई, पर साथ में उनके जो
F-35 और F-15 जो है वो कैरियर बॉर्न एयरक्राफ्ट कैरियर बॉर्न नेवल एविएशन का भी उपयोग किया गया। फिलहाल अब ये मान के चले कि रशिया और चाइना लगातार टैसिटली मिलिट्रीली मनोबल के साथ पॉलिटिकल लेवल पे भी और ट्रांसफर ऑफ वेपन टेक्नोलॉजी लगातार टैसिटली देते रहे। ईरान ने कई ड्रोन सप्लाई किए रशिया को, जो यूक्रेन वॉर में यूज किए गए सभी जानता है। तो ये ट्रायंगल तो है। और इसके साथ ही मिसाइल्स टेक्नोलॉजी की बात करें तो चाइना ने SM-302 जो क्रूज मिसाइल सी स्कीमिंग होती है खासकर शिप्स के अटैक के लिए, उसकी बड़ी चर्चा थी युद्ध के शुरुआत में, जो कि अभी तक क्लियर नहीं हुई कि वो मिसाइल उन्हें मिली कि नहीं, क्योंकि वो खतरनाक मिसाइल जो है वो ब्लॉकेट के समय काम आ सकती है। बंदर अब्बास और जो बेसेस है वहां पे जो आप अटैक सुन रहे हैं धीरे धीरे, ये मिसाइल कैपेबिलिटी को नष्ट करने के लिए है। तो जहां तक इस फाइटर एयरक्राफ्ट की बात है तो ये कैपेबल एयरक्राफ्ट है और कई सारी खूबियां आपने इसकी ऑलरेडी स्क्रीन पे बता दी है। कॉस्ट इफेक्टिवली 12 एयरक्राफ्ट लेके एक स्क्वाड्रन पूरा बनाना टाइम लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, ट्रेनिंग ऑफ पायलट्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। एज ए नेवल पायलट मैं भी समझता हूँ इस ऑपरेशंस को कि ये टाइम लगेगा, लेकिन हाँ एक स्वर दिया है, एक एम्पलीट्यूड दे दिया ईरान ने कि वो अपनी फाइटर कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा है। और दूसरी बात, वर्ल्ड लेवल पर रशिया ने बोल्डली ये कहा कि हम ये देंगे। तो अगर ये हो रहा है, ऐसा ये होने वाला है, तो मैं उसकी खूबियों में ना जाके सिर्फ इतना ही मैसेज लेता हूं कि एक बड़ा बोल्ड मूव है ईरान की मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरफोर्स फ्लीट और रशिया की तरफ से बोल्ड ये स्टेटमेंट कि वो ये टेक्नोलॉजी उनको देंगे, क्योंकि Su-30 SM-2 भारत में भी Su-30 MKI है और बेहतरीन फाइटर है और Su-35 के रेंज की फाइटर है। सारी खूबियां आपने बताई, कंपेयर हम कर सकते हैं इसको बेटर एयरक्राफ्ट से। तो मुझे लगता है कि बड़ा बोल्ड मूव है पॉलिटिकली और एक मॉडर्नाइजेशन के लिए भी, और जो घट रहा है, जो घटित हो रहा है गल्फ में, उसमें इजराइल को काउंटर करने के लिए और जो ब्लॉकेट के शिप्स हैं अमेरिका के, उनके ऊपर अटैक के लिए। हालांकि ये बहुत टाइम लगेगा अभी इसको लाने में, लेकिन अगर कुछ अंदर से सुगबुगाहट हुई है, पहले से कुछ हो चुका है, तो ये शायद कहीं ना कहीं फिर ये निकल के आएंगे एयरक्राफ्ट। अभी तक इसका उपयोग हमने देखा नहीं है, तो ये देखना होगा कि कहां तक ये बातें सही हैं। ठीक है सर, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर ये पूरे युद्ध के बीच में इस तरह से अगर बड़ी ये खेप मिल जाए, ऑल्दो अगर देखा जाए तो 12 विमानों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं कही जा सकती, लेकिन ताकत ये 12 विमानों की संख्या भी बहुत मायने रखती है यूके देवनाथ जी। लेकिन सबसे खास बात ये कि 2027 के बीच से मध्य से एक तरह से ये कहा जाए कि डिलीवरी होना शुरू होगी, यानी कि अभी वक्त है। लेकिन उसके पहले भी ये भले वक्त हो, लेकिन चिंता तो अभी से बढ़ रही है इजराइल और अमेरिका की। क्या वजह है कि अभी तो युद्ध की एक बड़ी तस्वीर है ना? हाँ नैना जी, सबसे पहले तो बात है कि क्या अभी जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है वो क्या 2027 तक चलेगा? अगर 2027 तक चलता रहेगा तो ही इन नए सुखोई 30 विमानों की जो खेप ईरान में आ रही है वो सिग्निफिकेंट होगी। नहीं तो जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, आज की तारीख में ईरान की एयरफोर्स जो है नॉन एग्जिस्टेंट है। उनके पुराने F-4 F-5 सब खत्म हो गए हैं, स्पेयर पार्ट नहीं है। उनके पास कुछ पुराने MiG-29 हैं, जो MiG-29 का वर्जन ईरान की एयरफोर्स के पास थे, और वो वर्जन इतना पुराना था कि इंडियन एयरफोर्स ने तो उनको 1995 के आसपास ही आस्ते आस्ते बाहर कर दिया। नैना देखो, एक फाइटर एयरक्राफ्ट को जब हम इंडक्ट करते हैं तो एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। सबसे पहली बात तो है कि पायलट्स को ट्रेन करना पड़ता है, और पायलट्स को आप कितनी भी द्रुत गति से ट्रेन कीजिए, ऑपरेशनल करने में 6 महीने 1 साल का समय लग जाता है। दूसरी बात है कि आपको उसी तरह से ग्राउंड सपोर्ट के लिए इंजीनियर्स को और टेक्नीशियंस को ट्रेन करना पड़ता है। आप कितनी भी जल्दी इंजीनियर्स को और टेक्नीशियंस को ट्रेन कीजिए, 1 साल का समय कम से कम लग जाता है। चाहे आप उसको वॉर टाइम 3 शिफ्ट में रात को जगा के भी उसको सिखाइए, 1 साल का समय लग जाता है। सबसे बड़ी बात है एनवायरनमेंट में आता है कि उसको जो वेपन सिस्टम देंगे उसकी इंटीग्रेशन।
देखो नैना, आजकल जो भी फाइटर विमान आसमान में उड़ता है जी। उसको जमीन से जो रेडार हैं और अंतरिक्ष से जो सैटेलाइट हैं उनको गाइड करना पड़ता है। एक सुखोई 30 बहुत ही केपेबल एयरक्राफ्ट है, हमारे पास भी है, बिल्कुल। लेकिन उसकी ताकत 10 गुना तब बढ़ जाती है जब वो ग्राउंड से जो रेडार कंट्रोलर है उसके साथ इंटीग्रेट होता है। इंटीग्रेट का मतलब है कि ना सिर्फ कम्युनिकेशन है, वो सिक्योर कम्युनिकेशन है जो जिसको कि दुश्मन जैम नहीं कर पाएगा। तो अभी अमेरिका करेगा क्या कि ठीक है सुखोई 30 आ रहे हैं, उन्होंने क्या करना है अमेरिका ने, इजराइल ने, कि सुखोई 30 और जो ग्राउंड का रेडार है उसके कंट्रोलर के बीच में जो कम्युनिकेशन लिंक है को जैम कर देना है। तो नैना ठीक है, अच्छी डेवलपमेंट है, लेकिन ये बहुत बड़ा गेम चेंजर फैक्टर नहीं होगा। अच्छा जी, अच्छा, यानी कि अगर ये कहा जाए कि जिस तरह से चर्चा की जा रही है, और ऊपर से एक और बड़ी बात यह है कि ऐसा भी नहीं है कि पुतिन अपनी दोस्ती निभाने के लिए या समर्थन दिखाने के लिए नए अपग्रेडेड कुछ ऐसे वर्जन या हथियारों के जखीरे दे रहे हैं। ये तो एक तरह से सेकेंड हैंड ही है जो भी दिया जा रहा है, और ये सेकेंड हैंड भी, लेकिन वही बात है कि मरते को एक बड़ा डूबते को तिनके का सहारा वाली बात है। तो ये डूबके को तिनके का सहारा वाकई में है या नहीं है, ये अजिताभ जी से मैं समझू, लेकिन बता दूं कि ग्रुप कैप्टन आशीष साहे जी भी कनेक्ट हो चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है साहे सर। अजिताभ सिंह जी, ये आखिर क्या आपको ये रणनीति साझेदारी कैसी नजर आती है? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।